Hello everyone, this side Pooja and I am here to teach you the chapter Forces and Laws of Motion. ये चैप्टर 9th, ये क्लास 9th का एक चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन जो है वो कवर करेंगे। एंड इस चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो 2023 और 24 में पेपर होने वाले हैं क्लास 9 के, तो इस चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दोज टॉपिक्स। तो हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो अभी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स चैप्टर के हार्ड लगते हैं ना, तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। बट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के जो बेसिक होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, वो कैसे बने हैं, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर जैसा कि चैप्टर का नाम ही है फोर्स, सो यू हैव टू नो व्हाट इज फोर्स। देखो, हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उसके पीछे एक फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड फॉर डू एनीथिंग। अगर कोई चीज़ अभी उठाना है या रखना है तो उसके पीछे भी फोर्स लगता है। आप इसका डेफिनेशन पढ़ के देखो क्या लिखा है। इट इज़ अ फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क, ठीक। इट इज़ अ फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क, एक मिनट, ठीक है। enables us to do any work, to do anything, either we push or pull the object, thus therefore push and pull is called force. एग्जाम्पल, टू ओपन अ डोर, हमें डोर ओपन करना है, डोर को बंद करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, सारे एक्शन कैसे हो रहे हैं, फोर्स अप्लाइड करके, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि अब जब फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो इसके कुछ इफेक्ट्स भी तो दिख रहे हैं हमें। तो वो कौन से इफेक्ट्स है जो हमें दिख रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इन दिस मॉड्यूल विल लर्न अबाउट द टॉपिक्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देखो, जब हम फोर्स लगाते हैं, थ्रू अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई, जैसे कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं। जैसे कि जब बॉल, आप क्रिकेट देखते हैं ना, तो बॉलर जिस डायरेक्शन में बॉल थ्रो करता है, बैट्समैन क्या करता है, उसको अपने बैट से फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो हम फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड। बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे बॉल जिस स्पीड में आ रही थी, जब बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया तो उसकी स्पीड और क्या हो गई, और इंक्रीज हो गई। सो बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन ऑल्सो स्पीड अप, we can also change the speed of that object, okay. force can also stop the moving object। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे बॉल आ रहा है, ठीक है, उसे आप कैच करके उसका क्या है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप क्रिकेट का ले लो, सारे इसमें सारे इफेक्ट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड करके हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो उसे रोकना है तो फोर्स अप्लाइड कर सकते हैं। तो फोर्स का क्या क्या, फोर्स देखो, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन ऑल्सो स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, वी कैन ऑल्सो स्टॉप कोई स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे साइकिल मूव करना है, जब हम फोर्स लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, तो वो साइकिल क्या रुक जाती है ना, सिमिलरली। अच्छा, बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द साइज, चेंज द शेप एंड साइज। देखो, बलून हो गया, फिर स्क्वीजी बॉल हो गया, उससे जब स्क्वीज करते हैं बॉल को तो उस बॉल का जो शेप है सर्कल शेप में होता है, वो उसका शेप भी चेंज हो जाता है। तो हम फोर्स अप्लाइड करके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, उसका साइज है, वो चेंज कर सकते हैं। सो हमने देखा यहाँ पे फोर्स का जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ पड़ रहा है। डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसे रोक सकते हैं, वी कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑल्सो वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हम फोर्स अप्लाइड करके कर सकते हैं, ओके। चलो, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि देखो, फोर्स जो है, फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। फोर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। अच्छा बच्चा, पहले आप ये समझो कि बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं।
बैलेंस फोर्स जब रिजल्टेंट जीरो हो, अब ये जीरो क्या होता है, देखो जो बैलेंस फोर्स होता है ना उसमें जो फोर्स है दोनों तरफ से लगता है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, फोर्स दोनों साइड से लग रहा है, और जब दोनों साइड से फोर्स लग रहा होता है तो रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अगर ऑब्जेक्ट मूव, आप फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वॉज बैलेंस फोर्स। वहां पे कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स जो है वो दोनों तरह से लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। सपोज यू आर पुशिंग योर वॉल, ठीक है, आप अपना वॉल जो है पुश कर रहे हो, वॉल पुश हो रहा है, नहीं पुश हो रहा है ना, उसका रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। रिजल्ट अगर वो पुश हो जाता तो उसका रिजल्ट कुछ होता ना पॉजिटिव या नेगेटिव में, बट यहाँ तो आप वॉल को पुश कर रहे हो, दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार तो नहीं हिल रही है, वो तो हिल नहीं रही है, तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट जीरो हुआ। यहाँ पे फोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही फोर्स लगा रहे हो वॉल पे, वॉल भी फोर्स लगा रहा है, दैट इज वाई वो मूव नहीं किया है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट योर बैलेंस फोर्स। अच्छा, जब दोनों तरफ से जो फोर्स है इक्वली लगेगा, है ना, दो साइड से फोर्स लगता है और दोनों साइड से इक्वली फोर्स लगता है, तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, दैट इज योर बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स किसे कहता है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम वन साइड ओनली। अगर फोर्स जो है एक ही साइड से लग रहा है, ठीक है, दूसरी साइड से नहीं लग रहा है, तो जब दूसरी साइड से फोर्स लगेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फोर्स जो होगा दोनों साइड का अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में फोर्स अनइक्वल होता है एंड द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम वन साइड ओनली। फोर्स जो है एक ही साइड से लगता है, इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है मूव होता है। जब मूव होता है या तो वो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा अनबैलेंस फोर्स का, या तो वो पॉजिटिव में होगा या तो वो नेगेटिव में होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा नहीं तो पीछे की तरफ चला जाएगा। चलो अब इसका डेफिनेशन भी पढ़ते हैं हम लोग। देखो, बैलेंस फोर्स वर्सेस अनबैलेंस फोर्स, समटाइम्स क्या है ना, आपसे डिफरेंस पूछता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल यू हैव टू क्लियर व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चा, चलो देखो, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब दो या दो से ज्यादा फोर्स जो हो लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे, आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जो कि इक्वल हो सारे डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इज नो मूवमेंट। एज आई सेड कि रिजल्टेंट जो होगा कोई मूवमेंट नहीं होगा। देखो आप लोग ध्यान से देखो इस इमेज में, 300 न्यूटन इधर से भी फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन इधर से भी फोर्स लग रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो है ये दोनों साइड से लग रहा है। देखो जो बैलेंस फोर्स होता है ना, इसमें क्या होता है, फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड, है ना, फोर्स जो लग रहा होता है दोनों साइड से लग रहा होता है, क्लियर। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट लिखते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट जो है जीरो है, करेक्ट, दैट इज अ बैलेंस फोर्स। अच्छा चलो, तब अनबैलेंस फोर्स किसे हो कहते हैं, इसमें जो होता है फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम वन साइड ओनली, ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम वन साइड ओनली, ठीक है, फोर्स जो है सिर्फ एक तरफ से लगेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट नॉट जीरो, जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स, ठीक। अनबैलेंस फोर्स किसे कहता है, आप यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ लो, व्हेन टू और मोर अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो एक तरफ 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, फोर्स का यूनिट, और एक तरफ 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स है ये अनइक्वल है ना, एक तरफ 400 न्यूटन का और एक तरफ 300 न्यूटन का, तो यहाँ पे फोर्सेस जो हैं अनइक्वल हैं। तो अनइक्वल होने की वजह से क्या हो गया, ये अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पे रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, या ये देखो इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये सारे बच्चे जो हैं इस तरफ की ओर आएंगे, ठीक है, तो फोर्स ज्यादा लग रहा है तो रिजल्टेंट क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा तो नहीं है जीरो है कि दोनों तरफ से इक्वल, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या था, यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो था, क्लियर। अच्छा अब देखो, अनबैलेंस फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, और जो अनबैलेंस फोर्स होता है, सिंपल सी बात है, जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस फोर्स, तो इसमें जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है, या तो आगे या तो पीछे, बट द थिंग इज दैट कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, तो दैट इज योर बैलेंस फोर्स। अच्छा, चेक आउट वेदर कौन सा बैलेंस होगा। देखो, बॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉल मूव किया तो क्या है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है, आप बताओ क्या है, ये बॉल मूव कर रहा है ना, तो क्या है ये
कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, करेक्ट। अब इसमें देखो नीदर द बॉय नॉर द डॉग मूव, ना तो डॉग मूव कर पा रहा है ना तो लड़का मूव कर पा, तो दोनों तरफ से मूवमेंट जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है, तो इट मीन्स व्हाट, इट इज बैलेंस्ड फोर्स। ओके, द रोप मूव्स द लेफ्ट, अब देखो रोप जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, मूव्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं है भाई, एक तरफ तो मूविंग है ना, है ना, मूवमेंट है ना, एक ही साइड मूवमेंट है, बट मूवमेंट है ना, तो अगर मूवमेंट है तो क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। द सीसॉ डज नॉट मूव, जो सीसॉ है ना दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है कि ये मूव कर रहा है या ये मूव कर रहा है, नहीं, सीसॉ इक्वल है, तो इक्वल होने की वजह से क्या कहेंगे, है ना, मूवमेंट जो है एक तरफ, ऐसा नहीं है कि एक तरफ झुका हुआ है, दोनों तरफ एकदम इक्वल है, तो कहेंगे दैट इज बैलेंस फोर्स। होप से समझ में आ रहा है कि देखो फोर्सेस जो है दो तरीके, बैलेंस अनबैलेंस, दोनों क्लियर हो गया। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई ट्राई टू क्लियर यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, लॉज ऑफ मोशन। ये क्या होता है, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये है गैलीलियो गैली, ठीक है, ये है, ये कौन है, ये है गैलीलियो गैली, ठीक। अच्छा देखो गैलीलियो गैली ही पहले ऐसे इंसान थे, गैलीलियो गैली वाज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेड, इन्होंने कहा था द ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। इनका कहना ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली मूविंग पे रहेगा जब तक कोई एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो तब तक मूव करेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं करते हैं, क्लियर। ओके, दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस पाथ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस पाथ पे मूव कर रहा है, अब देखो ये वर्ड आता है व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस, देखो जिसे घर्षण कहते हैं ना, जिसमें जो फ्रिक्शनलेस है, जिसमें बिल्कुल भी मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, इरेगुलर सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस पाथ पे मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली वो मूविंग रहेगा, कंटिन्यूसली मूव करेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे, ठीक है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो चीज जो है कंटिन्यूसली मूविंग रहेगी, क्लियर, ऐसा गैलीलियो गैली ने कहा था। द ऑब्जेक्ट वुड बी मूव फॉर एवर, उनका मतलब ये था जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो हमेशा फॉर एवर जो है वो मूव करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, there is no unbalanced force working on that object, इसका मतलब यहाँ पे कोई unbalanced force नहीं लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, but practically it is not possible for an object because to attain this condition of zero, unbalanced force is also impossible, ठीक। force of friction, force of air and many other forces always acting on an object, ये सारी चीजें ना गैलीलियो गैली का कहना था, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं डिलीट हो चुके हैं इस बार, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा नहीं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ, मोमेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इन सब के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में है क्या, फोर्स क्या होता है, उसका इफेक्ट्स क्या होता है, बैलेंस फॉर अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद इसमें पूछा गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसके एप्लीकेशन देखने हैं। और इसमें एक मोमेंटम हाँ एक टॉपिक है, मोमेंटम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, दैट्स इट। फोर्स के बारे में थोड़ा पूछा गया है, ठीक। इनर्शिया और मास किसे कहते हैं, ये सब है। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। अगर आप मतलब मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देख ले रहे हैं ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग फटाफट इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर लेंगे, ओके। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो भाई ये क्या कहता है, ये यही कहता है कि कोई भी चीज़ अगर मूविंग है तो कंटिन्यूसली मूविंग रहेगी। देखो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो मूविंग ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस वी अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, क्लियर है। जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा देते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट कीप इन रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, दैट इज वाज द फर्स्ट लॉ सेट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state of applied external force, जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, if any object in state of rest then it is remain in rest until external force is applied to change its state. Similarly, an object remain in motion until any external force is applied over it to change its states. This means all objects resist to in changing their state. The state of any object can change by applying external force only. ठीक है, बोल रहा किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट अगर चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ओके, वेरी सिंपल है ये फर्स्ट। अच्छा, इसका एप्लीकेशन हम कहाँ देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, देखो भाई बहुत जगह देखते हैं।
नॉर्मल सी चीज़ है। एप्लीकेशन क्या है, देखो द इलेक्ट्रिक फैन जो मूव करता है ना, देखो द इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू मूव फॉर अ पीरियड आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ। जो इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूसली मूविंग कंटिन्यूसली फैन चलता रहेगा जब तक हम स्विच ऑफ ना कर दें। तो हमने क्या फोर्स लगाया ना, अप्लाइड किया ना अपना फोर्स उस स्विच पे, तो जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो ही ऑफ होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली मूविंग रहेगा। ठीक, तो डेली लाइफ में तो ये देखने को मिलता है ना। देखो नॉर्मल है, इसका एप्लीकेशन पूछ रहा है, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तुम्हें दिखता कहाँ है। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे रहेगा तब तुम हटाओगे नहीं, कोई भी चीज़ अगर मूविंग है तो मूविंग रहेगा जब तक तुम रोकोगे नहीं। तो पंखा देखो कंटिन्यूसली मूविंग रहता है जब तक हम उसे बंद ना कर दें। ठीक, और देखो फॉलिंग बैक फॉरवर्ड व्हेन द स्टेशनरी बस स्टार्ट टू मूव। जैसे कोई बस है ना, वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे रुका हुआ है, आप उस पर बैठे हो, तो आप जब बैठे हो उसमें तो आप भी रेस्ट पोजीशन पे हो। फिर अचानक से जब बस स्टार्ट होती है, तो जब बस स्टार्ट होती है ना, अचानक से देखो वो फोर्स लगता है तो आप आगे की तरफ, आप भी रेस्ट पे थे पहले, आप भी मोशन में आ जाते हो, ठीक है, आप भी हिलने लगते हो। तो वही चीज़ है। या फिर ब्रेक जब लगता है, ये भी एग्जांपल हो जाएगा। तो एप्लीकेशन यही है फर्स्ट लॉ के, दो छोटे छोटे एप्लीकेशन याद कर लो, इनफ है आपके लिए। ठीक, एक ही दो लिखना होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया पे बेस्ड है। अब ये इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया पे कैसे बेस्ड है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहा जाता है। अब जब इसका इस दूसरा नाम भी दिया गया इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टिंग ऑन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। If it is at rest, it will stay at rest. If it is in motion, it will remain at the same velocity. Object with the greater mass have more inertia. It takes more force to change their motion. देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए मान लो, ये ऑब्जेक्ट बी मान लो। दो स्टोन है, बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। एक स्टोन का मास कितना है, ये इसका मास है, ठीक है, ये इसका मास है और ये इसका मास है। ठीक, तो एक का मास कितना है 300 kg और एक का मास कितना है 30 kg। तो बोल रहा है जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगी। इनर्शिया क्या हो जा रहा है फिर, इसका मतलब क्या है इनर्शिया का। पहले तो आप इस बात से और इस डायग्राम से एक लॉजिक पकड़ो आप कि लार्जर द मास लार्जर द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो कह सकते हैं ना कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें, ठीक है, ज़्यादा इनर्शिया लगेगा। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। अच्छा चलो, इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। देखो मास और इनर्शिया दोनों इंटर रिलेट करते हैं। कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, आपने अभी देखा कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, करेक्ट। Okay, the property of an object because of which it resists to get disturbed its state is called inertia. देखो इनर्शिया जो होता है एक नेचुरल टेंडेंसी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट। देखो हर ऑब्जेक्ट के पास एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर वो मूविंग है तो मूविंग ही रहे। तो वो जो नेचुरल टेंडेंसी होता है ना अपने स्टेट में रहना, तो दैट इज इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखा है ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नेचुरल टेंडेंसी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे देखो ये फ़ोन है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये बॉक्स है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उनके पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो जो है उसी स्टेट में रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगे ना तो मूव नहीं करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इज रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया को कैसे मेजर किया जाए कि कितना ज़्यादा इनर्शिया लग रहा है, बस मास के हेल्प से हम कर सकते हैं कि अगर मास ज़्यादा होगा तो भाई इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अच्छा, इनर्शिया क्या था, ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन पे रहेगा जब तक एनी एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं लगता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया इनर्शिया का। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास। जो इनर्शिया वो मास द्वारा मेजर किया जाता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली, एज मैंने बताया था पहले ही आपको कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के।
दिस मीन्स, इसका मतलब क्या, इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन मास एंड डिक्रीजेज इन मास। अगर मास बढ़ रहा है तो इनर्शिया बढ़ेगा, अगर मास घट रहा है तो इनर्शिया भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ओके, हेवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इसका इनर्शिया कम होगा, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। कितनी बार मैंने बता दिया। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं, जो नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और द रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। देखो हमने इनर्शिया का यहाँ ना कई एग्जाम्पल दे दिया, कई डेफिनेशन दे दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। डेफिनेशन भी देखो आपके पास ये है, ये भी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो डेफिनेशन बेस्ट लगे आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल दो या फिर नेचुरल टेंडेंसी बोल दो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सिंस अ हेवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, thus it is difficult to push a heavy box over a ground than a lighter one। देखो जो हेवी ऑब्जेक्ट होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसे पुश करने में बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है, बहुत डिफिकल्टी होती है उसे पुश करने में। ओके चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। देखो एक डेफिनेशन और है यहाँ पे, inertia is a tendency of an object to resist being moved or the moving to resist the change the direction until an outside force act on that object। कई एग्जाम्पल मैंने तीन डेफिनेशन हमने बता दिया। एग्जाम्पल ये देख लो, कार कोलिजन इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू स्टॉप अब्रप्टली, ठीक है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ये तो इनर्शिया हो गया। हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके बुक में भी है, ये गिवन है। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज लॉन्ग एज नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्या रहा है। देखो ये ग्लास है, ठीक है, कांच का एक ग्लास है, ग्लास टम्बर, ठीक है, ये कार्ड है और ये देखो यहाँ पे क्वाइन है। फोर्स एक्ट ऑन कार्ड ऑनली। एक चीज ध्यान से देखना, जो फोर्स लगा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो हम देखते हैं ना, जो फोर्स लगा है वो इस कार्ड में लगा है, ठीक है, एक कार्ड में लगा है, वो क्वाइन पे तो लगा नहीं है फोर्स। तो आप सोच के देखो, हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ही वो मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो कार्ड के ऊपर क्वाइन भी है, क्वाइन पे हमने फोर्स लगाया नहीं ना, तो वो अपना जो स्टेट है ना, अपनी जो जगह है ना, वो चेंज नहीं करेगा। क्वाइन अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, क्वाइन उसी जगह पे रहेगा, कार्ड चेंज हो जाएगा क्योंकि कार्ड पे हमने फोर्स लगाया है। देखो फोर्स एक्ट ऑन कार्ड ऑनली, जब हमने फोर्स लगाया कार्ड पे तो कार्ड तो झटके से निकलेगा, लेकिन वो जो है क्वाइन है वो उसी जगह पे रहेगा, वो अपने उसी पोजीशन में रहेगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आप घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो साइंस के मैं कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपके टॉपिक में उससे रिलेटेड मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी। ओके अब देखो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम, ये भी आपके सिलेबस में है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, है ना। अभी देखो एग्जाम पास में है तो हम बस वही चैप्टर वही टॉपिक्स उठा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। एक्सटर्नल चीज़ें भी, इसका डिटेल वीडियो, ये मेरा डिटेल वीडियो नहीं है, ये वन शॉट वीडियो है। तो अभी मैं इसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस और टॉपिक्स कवर करूँगी। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द पावर। मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ पावर। देखो पहली बात तो ये समझ लो, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय पी। एम मतलब होता है मास, वी मतलब वेलोसिटी, इसके बीच में कुछ नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम हम देखेंगे। मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंटम क्या है, इट इज अ पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मैथमेटिकली अगर हम इसे एक्सप्रेस करें, ठीक है, अगर इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड योर मोमेंटम। अगर हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो अगर हम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम निकल आता है। तो मोमेंटम क्या है तुम सोच कर देखो, पावर है मोशन का, ठीक है, इट इज अ पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मोमेंटम मतलब तो तुम्हारा ये हो गया मास एंड वेलोसिटी। देखो डिपेंड करता है कि मास कितना है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो कहेंगे इसका इस ऑब्जेक्ट पे ना इतना मोमेंटम का फोर्स लगा है, ठीक है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी एज आई सेड, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास इनटू वेलोसिटी मैंने बता दिया, m इंटू वी, ये मल्टीप्लाई है, वे p मतलब मोमेंटम, m मतलब मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, v मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सम एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो। अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ अ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन,
pebbles or anything because of momentum of that object. देखो देखो एक पर्सन जो है, अगर उस इंसान पे अगर मैं पत्थर फेंक के मारूं, ठीक है, पत्थर या पेबल्स जो भी, एक पत्थर फेंक के मारती हूँ, हिट करती हूँ, तो तब भी उसे चोट लगेगा, और उतने ही साइज का, ठीक है, उतने ही साइज का, इवन अ स्मॉल बुलेट, मतलब उससे भी छोटा, अगर छोटा सा बुलेट अगर हम ले लें, छोटा सा बुलेट लेते हैं, तो वो एक इंसान को मार भी सकता है, ठीक है। जो गोली होती है ना, गन में जो गोली होती है अंदर, उस गोली से अगर हम फायर करें तो उससे इंसान मर भी सकता है, ठीक है। व्हेन इट इज फायर फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेटर वेलोसिटी। देखो मोमेंटम वहाँ भी लगा है, मोमेंटम यहाँ भी लगा है। पत्थर को फेंक के मारने में भी हमने अपना वेलोसिटी लगाया था, पत्थर की भी अपनी एक वेलोसिटी थी, किसी स्पीड से हो गया था, और गन की भी अपनी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गन का मोमेंटम था ये बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दैट पत्थर, है ना, जो स्टोन हमने फेंक के मारा था उसका मोमेंटम कम था, ठीक है। यहाँ जो गन से बुलेट निकली थी उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसी वजह से क्या है, वो एक बंदूक की गोली से लोग मर भी जाते हैं, लेकिन पत्थर से मारने से लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू दैट गन। गन से जब हम फायरिंग करते हैं तो बहुत तेज़ी से निकलता है, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि मोमेंटम है क्या, एक्चुअली इट इज़ अ पावर ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, मोशन, मतलब पावर है उस मोशन का, ठीक है। होप सो मोमेंटम आपको क्लियर हो गया। इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज़ अ पावर ऑफ मोशन। एग्जाम्पल पूछेगा तो गन और स्टोन से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला P = m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक, ओके। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं। देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वो मास और इनर्शिया पे डिपेंड था, ठीक, और ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये मोमेंटम पे डिपेंड है। इसी वजह से मैंने पहले आपको मोमेंटम समझाया कि मोमेंटम होता क्या है, ठीक। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी आपको पता है ना अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ, जिसका डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज ऑफ मोमेंटम हम देख रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनबैलेंस फोर्स के। देखो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स के। देखो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो चेंजेस इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो इसको कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे जो फोर्स था ना, ये जो फोर्स था ना, डेफिनेशन अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ का डेफिनेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस इन मोमेंटम, यही तो लिखा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस इन मोमेंटम। चेंजेस इन मोमेंटम मतलब जो मोमेंटम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे मोमेंटम को तो P से डिनोट कर दे, जैसे P2 - P1। देखो पहला स्टेप आप देखो, पहले आप मेरे स्टेप को देखो, फिर आप साइड में जो रिटन है उस पर आप फोकस करिएगा। तो फोर्स जो है यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंजेस इन मोमेंटम में। देखो P2 - P1, ठीक, ये P मतलब मोमेंटम था, तो ये चीज़ समझ में आया ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस इन मोमेंटम। अच्छा, विच एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एक ये हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या है, ठीक, ये हो गया। अब फोर्स जो हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा मोमेंटम मतलब क्या होता है, चेंजेस इन वेलोसिटी, यही तो बोला था, चेंजेस इन वेलोसिटी। अच्छा तो P = क्या होता है, m × v। P का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, P = m × v, है ना। तो ये जो v है ये चेंजेस इन वेलोसिटी, एक इनिशियल लेंगे एक फाइनल लेंगे, तो हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv - mu अपॉन में t, ठीक, ये समझ में आ रहा है, mv - mu अपॉन में t। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें देखो मास सेम है ना, मास को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, v - u अपॉन में t, ठीक। अच्छा याद करो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। A = क्या था, A = क्या था, v - u अपॉन में t, यही तो था ना, A = यही तो था ना। A मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, A मतलब था एक्सेलरेशन। तो चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंजेस इन वेलोसिटी, V और U क्या है, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, V मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो जो एक v - u अपॉन t है, इसकी जगह पे हम A रख सकते हैं ना,
तो ये वाला जो है आपका, ये वाला है ना, इसकी जगह पे हम a रख दें तो देखो m इंटू ए है ना। अब देखो इस साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी टर्म लेकर आना पड़ता है। अब जहाँ अगर हम इक्वल लगा रहे तो प्रोपोर्शनैलिटी टर्म क्या होता है, k होता है, k इंटू एम ए, ठीक है। और k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, 1 के इक्वल है, ठीक है। k इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट टर्म है, इट वैल्यू कैन बी एज्यूम्ड एज 1। तो k को 1 से डिनोट करते हैं तो 1 को m और a से मल्टीप्लाई करें, कोई चेंजेस तो आएगा नहीं, तो f इज इक्वल टू एम ए आया, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन इसको मैथमेटिकली, अब देखो बात ये है ना, अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें, इधर वाली चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको हार्ड लगता। डेफिनेशन पकड़ो, डेफिनेशन में क्या कहा था कि जो मोमेंटम है, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चेंजेस इन वेलोसिटी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस इन वेलोसिटी। तो देखो मैंने पहली बात वही लिखा है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के होता है। देखो दो बातें याद रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस in velocity, changes in momentum, sorry, force is directly proportional to the changes in momentum। second topic क्या हो जाएगा, force is inversely proportional with respect of time, inversely देखो, ठीक है, अपॉन में t है, तो force दोनों में कॉमन है, force ऐसे ले लो। अब p2 माइनस p1 मतलब क्या हो गया, p2 माइनस p1 मतलब चेंजेस इन, p मतलब क्या होता है, मोमेंटम ना। अब मोमेंटम निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास है, m इंटू वी, तो बस m इंटू वी हमने कर दिया, m इंटू वी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो एक इनिशियल ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे, इसमें m कॉमन ले लिया, v माइनस यू, इसमें देखो इससे इधर से m कॉमन ले लिया, ये v है और ये u है हमारा, ठीक है, तो ये u आ गया। और v माइनस यू अपॉन में t, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ठीक है। अब ये याद रहे आपको, ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये साइन हटाने के लिए हम जब इक्वल बनाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ता है, और k इज योर कांस्टेंट टर्म, इट इज एज्यूम्ड एज 1, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है, सिर्फ सिंगल 1, ठीक है। तो 1 को अगर m इंटू एम 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एम ए से तो एम ए ही होगा, तो f इज इक्वल टू एम ए। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, इसका डेफिनेशन देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंजेस इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंजेस इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो देखो चेंजेस इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, द स्टेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, है ना, चेंज इन मोमेंटम, यही तो लिखा है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंजेस इन मोमेंटम के, वही चीज़ यहाँ लिखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से हमें मिला, देखो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन आप चेक कर लो एक बार, क्लियरली है यहाँ पे, एकदम क्लीन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ़ यू सेड, अगर आपको मेरा नोट्स पसंद आ रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करो, मैसेज करो, मैं आपको ये नोट्स इन अ फॉर्म ऑफ PDF के फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगी। बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट दैट, है ना, आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा नोट्स पसंद आया और आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, आप देखो इधर से एक बार। अच्छा, SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया SI यूनिट, या फिर इसके SI यूनिट न्यूटन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, व्हाट इज 1 न्यूटन, कभी कभी पूछता है डिफाइन 1 न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन इज एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग फॉर फोर्स को मेजर करने के लिए न्यूटन एक कंसेप्ट है, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका हो गया, ठीक। छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर देते हैं। जो मेरा थर्ड टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये होता है कि ये बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का ना एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है, ये हम डेली लाइफ में भी बहुत देखते हैं, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जब हम अ बोट मूव बैक व्हेन वी डिबोर्ड इट, है ना। देखो क्या होता है ना, जब हम बोट से उतरते हैं तो एक पैर जब हम बाहर रखते हैं ना, बाहर की तरफ, तो दूसरा पैर जब हम उठाते हैं तो बोट पीछे की तरफ मूव करता है। तुम नोटिस करके देखो, जब हम एक पैर बाहर रखते हैं और एक पैर जब दूसरा वाला बैक वाला जो लेग है अपना जब हम उठाते हैं ना, तो बैक पीछे की तरफ मूव करता है। या फिर जब हम गन रिकॉयल करते हैं, जब हम देखो जब बंदूक चलती है ना, जब बुलेट आगे की तरफ जाती है तो बंदूक हल्का सा
पीछे की तरफ झटका लेता है। तो अपोज देखो, एक्शन हमने लिया, बुलेट बाहर गया, लेकिन इसका रिएक्शन क्या हुआ, बुलेट जो था वो थोड़ा पीछे की तरफ मूव किया। हम फायरिंग करते हैं ना ऐसे करके, तो जो बुलेट आगे निकलती है और फिर गन का थोड़ा सा पीछे होना, दैट इज योर अपोजिट रिएक्शन। तुमने एक्शन लिया है ना, फायरिंग की, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, एक्शन लिया, उसका रिएक्शन क्या हुआ, गन जो है थोड़ा पीछे की तरफ मूव किया, तो अपोजिट रिएक्शन हमें मिला। तो दैट इज व्हाट द न्यूटन थर्ड लॉ सेज कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। A gun requires rowing of a boat move back when we deboard it, walking is enabled by third law। ठीक है, जब हम चलते हैं तो एक पैर आगे और एक पैर पीछे, देखो एक पैर हम आगे रखते हैं, पीछे वाला पैर ऐसे बैक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, आगे पीछे ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना। तो ये भी जो है न्यूटन थर्ड लॉ पे, क्योंकि क्या है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसकी एप्लीकेशन भी आपसे पूछेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नो दैट। ठीक है, आपको ये जानना चाहिए ना होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। होप सो आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है ना, तो यू हैव टू कमेंट दैट। आप कमेंट करो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उस पर्टिकुलर एक टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट ऑल्सो हैं। ठीक है, आप शेयर करो और आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो आप तक पहुँचे। ठीक है, ओके, थैंक यू।